नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल पर और मैं हूं आशीष पांडे। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर। राजगढ़ में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज। निर्वाचन अधिकारी संदीप अस्थाना ने की कार्यवाही। सीएम शिवराज ने पेयजल योजना का किया शिलान्यास। 18 जिलों में 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर 127 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दिग्विजय सिंह ने की पन्ना जिले के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। शिवराज को लिखा पत्र। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत। सुबह बेहोश सड़क किनारे मिले थे 4 मजदूर। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा कर दी है। इस साल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। उपचुनाव में जिन स्टार प्रचारकों का नाम सूची में शामिल किया गया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया, लाल सिंह आर्य, सुहास भगत, हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधराजे सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और उमाशंकर गुप्ता के नाम हैं। गौरतलब है कि सिंधिया का नाम इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रखा गया है, जिस पर कांग्रेस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुटकी ले रही है। साथ ही कांग्रेस यह कहते हुए भी नजर आ रही है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश में सर्वोच्च नेता का स्थान प्राप्त था, वहीं पार्टी बदलने के बाद सिंधिया को अब बीजेपी में 10वें नंबर पर आकर संतुष्ट होना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सिंधिया के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सिंधिया को जाना ही था तो सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल होते। सिर्फ राज्यसभा सांसद का पद पाने के लिए सिंधिया ने बीजेपी का रास्ता अपना लिया। अब देखिए आगे और सिंधिया को क्या क्या सहन करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के उम्मीदवारों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों प्रत्याशियों को उप निर्वाचन अधिकारी संदीप अस्थाना द्वारा नामांकन फॉर्म भरने के पूर्व जुलूस के लिए दी गई अनुमति के उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए आईपीसी की धारा 188 एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर मामला दर्ज इसलिए किया गया है कि उनके द्वारा जो नामांकन के भरने के दौरान रैली की अनुमति ली गई थी, उस अनुमति में उनके द्वारा एक हमारी ये शर्त लगाई गई थी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन करेंगे। परंतु इन रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि रैलियों का पालन नहीं किया जाने का इन मेरे जो अनुमति थी उसका उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में उस उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया। किन धारा में मामला दर्ज किया? उसमें धारा 188 आईपीसी और धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस योजना में प्रदेश के 18 जिलों के लिए 117.983 करोड़ रुपए की लागत की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना काल में विकास और जन कल्याण के कार्य लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण पेयजल की नल जल योजना का शिलान्यास किया है, जिसमें 127 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूखा नंगा कहना वास्तव में आम जनता का अपमान है। मैं तो 5 बार मध्य प्रदेश का सांसद रहा हूं और 5 बार से विधायक हूं।
चौथी बार मुख्यमंत्री। योजनाओं में बैतूल जिले की 12, सीहोर जिले की 13, विदिशा जिले की 2, झाबुआ जिले की 1, खरगोन जिले की 8, बड़वानी जिले की 5, उज्जैन जिले की 6, शाजापुर जिले की 2, श्योपुर जिले की 2, दमोह जिले की 4, पन्ना जिले की 1, टीकमगढ़ जिले की 3, नरसिंहपुर जिले की 6, मंडला जिले की 2, सतना जिले की 4, छिंदवाड़ा जिले की 12, बालाघाट जिले की 17 तथा सिवनी जिले की 7 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। ये सभी पेयजल योजनाएं चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं। जिन जिलों में उपनिर्वाचन है वहां के कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक समग्र ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लगातार जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये कमलनाथ जी बता दें मुझे, लेटूं कि बैठूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं। कभी संपत्ति गिनाते हैं। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। नंगा भूखा कहना ये वास्तव में आम जनता के अपमान है। मैं तो 5 बार मध्य प्रदेश से सांसद रहा, 5 बार से विधायक हूं, चौथी बार मुख्यमंत्री हूं। क्या नंगा भूखा कहना उचित है? क्या किसी का मजाक उड़ाना? एक्टर है, शाहरुख खान को मात करता है, कभी सलमान खान को मैं मात कर देता हूं। क्या ये भाषा शैली ठीक है? कभी नारियल ही फोड़ता रहता हूं। अरे आज ही देख ले कांग्रेस, ये कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया पैसों के माध्यम से। फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वैसे ही नारियल फोड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की और नल जल योजनाएं स्वीकृत की है, 6,000 के टेंडर हो गए। ये फोकट में नहीं कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है सर? नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पीने का पानी जब गर्मियां होती थी तो हैंडपंप पे भी नीचे चला जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाती थी बहनें। अब उनके घर में नल लगा के पानी मिलेगा, बहनों की जिंदगी आसान होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, बीमारियां समाप्त हो जाएगी, फ्लोराइड युक्त पानी से छुटकारा मिलेगा, हैजा डायरिया जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी। और सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो सपना पूरा हो। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। उन्होंने पन्ना जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ग्रामीणों व शासकीय जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी दिग्विजय सिंह ने खुद वीडियो जारी कर दी है। नमस्कार। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों को किस कदर भूमाफिया कब्जा कर रही है, इसका एक स्पष्ट प्रमाण पन्ना जिले में सामने आया है। पन्ना जिले में ऐसा पूरा समूह जो कि लगभग 70 साल 100 साल से रह रहा है, जिसके गरीबों को पट्टे भी हो गए हैं, उन पट्टों को कब्जा करने के लिए वहाँ श्री अंकुर त्रिवेदी नाम के व्यक्ति ने हीरालाल गौड़ से जमीन खरीदना बताया 90 लाख रुपए में, और वो 90 लाख रुपए पाने वाला व्यक्ति आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, गरीबी की हालत में है। इसकी पूरी जांच करने के लिए
नन्हेलाल धुर्वे जी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई थी जो वहाँ पर होके आई है, और सारे कागजात होने के बाद मैंने इस बारे में एक पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी को, और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कलेक्टर के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी आज तक सरकार इस केस को हाई कोर्ट में नहीं ले गई है, और अब उस पर नामांतरण कराने का त्रिवेदी जी द्वारा दबाव डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी, गरीब के पक्ष में लड़ाई लड़ेगी, और जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन गरीबों का पक्ष लेंगे। गरीब परिवारों को जो उजाड़ा जा रहा है वो हम नहीं होने देंगे। ये लड़ाई हमारी अमीर और गरीब के बीच में है, और कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का साथ दिया है, और हम आदिवासियों का, गरीबों का साथ देंगे। धन्यवाद। बुधवार को जहरीली शराब पीने से उज्जैन में 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूरों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेहोशी की हालत में मिले मजदूरों ने जहरीली शराब पीने की बात को माना। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र में गोपाल मंदिर इलाके की सड़क किनारे सुबह 5 लोगों को पड़ा देखा गया। लोगों ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 बेहोशी की हालत में मिले। मजदूरों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 40 वर्षीय शंकरलाल निवासी पिपलोदा बगला और 45 वर्षीय विजय निवासी भेरूपुरा नागदा के रूप में हुई। उज्जैन में मजदूरी कर रहे ये मजदूर रात सड़क किनारे बिताया करते थे। बेहोशी की हालत में मिले मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कहारवाड़ी क्षेत्र से जिंजर शराब खरीद कर पी थी। सूचना मिली कि 2 अज्ञात डेड बॉडी छतरी चौक पर मिली है। मौके पर आए, तस्दीक किया तो एक शंकरलाल पिता नवल जाति नाई, उम्र 40 वर्ष, निवासी पिपलोदा बागला का थाना बिरलाग्राम नागदा का रहने वाला है, जो यहाँ मजदूरी करता है। और दूसरा व्यक्ति जो विजय उर्फ कृष्णा, पिता मंगल भाटी है, उम्र 41 वर्ष, निवासी दिलीप गुजर चौरा नागदा का रहने वाला, जो काफ़ी करीबन 10 वर्ष से छतरी चौक में रह रहा है, और यहीं वो भिखारी से भिख मांग के अपना गुजर बसर करता था। सर बताया जाए कि सुबह 7:30 बजे तक कोई जिंदा था कि कोई नहीं, अब वो जांच का विषय है कि अभी क्या निकलता, जांच में क्या आता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति में सुधार है। वहीं कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा का कांग्रेस के वचन पत्र में फोटो ही नहीं है, हमारे सिंधिया जी तो दिलों में है। उन्होंने कहा कि के मिश्रा को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो वो ऐसी बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर खुशी जता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह वहां खुद जाकर देख लें कि आतंकवाद खत्म हुआ है या नहीं। बहुत अच्छी रिकवरी रेट प्रदेश की इसकी हो गई है, और अब आप देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश क्या देश में ही आना एक बार कम हुए हैं। ये कोविड अब डाउन की ओर है। अब इसका बैक आता है कि नहीं आता है ये विशेषज्ञों की राय के ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से अब इस दिशा में सुधार काफ़ी है। राहुल बाबा का फोटो ही नहीं है पूरे इनके कांग्रेस के वचन पत्र में। बदले लेने वाली बात नहीं, कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ वो, आप कहाँ तुलना कर रहे हो। वो तो हमारे सिंधिया जी तो दिलों में है, इसलिए वो वाली बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री दोनों के फोटो है, पर राहुल बाबा का नहीं है। जो इस बात का द्योतक है कि ये अब समझ गए कि राहुल बाबा से अब वोट नहीं मिलते, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब वोट नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ विनोद की वस्तु है। सिंह जी को कोई सभा में नहीं बुला रहा, इतना खाली मत छोड़ो उनको, वो ऐसे ही शिकायतें करेंगे। इनका कभी किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं है। अगर सेना आतंकवादी को मार देती है तो सेना खराब है, अगर न्यायपालिका इनके खिलाफ में कोई फैसला दे देती तो न्यायपालिका पे उंगली उठा देते हैं,
और चुनाव में हार जाएं तो कह देते हैं ईवीएम खराब है। अब ये फिर उसी की रिहर्सल की ओर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, उपचुनाव के परिणाम आने के पहले ये वही बात कहते मिलेंगे कि ईवीएम खराब है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उसी दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस और कमलनाथ। लद्दाख पर खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पर खुशी जता रहे। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह जी की। आज पूरा देश का मीडिया वहां पर है, कोई खबर आ रही है क्या? ये सोचें जरा, जब इनके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब का आतंकवाद और आज की तुलना कर लें, पूरे देश के आतंकवाद की तुलना कर लें। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला अनाउंस घुसो स्टेशन पे तो यही आता था, किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, उसमें बम हो सकता है। मोदी जी के आने के बाद सुना आपने ये अनाउंस किया? आतंकवादी घुसते थे तो कभी अक्षरधाम में और कभी बम्बई के ताज में, देश भर में बम ब्लास्ट हो जाते थे, चलती रेल में बम ब्लास्ट हो जाते थे। आज कश्मीर से ही नहीं निकल पा रहे। पहले पाकिस्तान की गोली आती थी तो यहाँ से सफेद वार्ता होती थी, कबूतर उड़ाए जाते थे। अब उधर से गोली आती है, इधर से गोला जाता है। ये अंतर है, आंख नहीं दिखा पा रहा। जब मनमोहन सिंह जी थे और दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव थे, रोज कहते पाकिस्तान बम, क्या करें हम। अब हमारा प्रधानमंत्री है जो आतंकवाद से निपटना जानता है और ऐसी देश तोड़ने वाली ताकतों से निपटना जानता है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और प्रदेश की जनता को भूखा नंगा कहने पर पूरा प्रदेश के किसानों और गरीबों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। इसलिए पूरे प्रदेश के किसान और गरीब कांग्रेस को जवाब देंगे कि मैं भी शिवराज हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं भी शिवराज कैंपेन से जुड़ें और कांग्रेस को जवाब दें। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा माननीय शिवराज जी को और प्रदेश के गरीबों को भूखा नंगा कहने पर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये गरीबों का अपमान है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ जी तो उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह जी गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, और इससे पूरे गरीबों के, किसानों के स्वाभिमान को, सम्मान को चोट लगी है। और इसलिए पूरे प्रदेश के गरीबों ने, किसानों ने ये निर्णय किया है कि वो कांग्रेस को ये जवाब देंगे कि मैं भी शिवराज हूँ। और आप सबसे अपील करता हूँ कि मैं भी शिवराज हूँ कैंपेन में आप सब जुड़े और कांग्रेस को जवाब दें। जैसे ही उपचुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, प्रदेश में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। अब प्रदेश के पूर्व मंत्री ने किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुज्जर के एक विवादित बयान का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज पर कटाक्ष किया है। दरअसल किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज को भूखे नंगे घर का बताया था, जिसके विरोध में बीजेपी मैं भी गरीब अभियान चला रही है, जिस पर तंज कसते हुए सज्जन वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे जानकारी है कि अशोकनगर में हमारे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक आम सभा में दिनेश गुज्जर ने एक बात कही थी। उसका मर्म था अलग, लेकिन शिवराज चौहान जैसे मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी शब्दों को पकड़ना जानते हैं और झूठ को सच में कन्वर्ट करना जानते हैं। शिवराज बाबू, उनका कहना है कि हाँ मैं गरीब हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ। मेरा ये कहना है शिवराज भाई, हमारा बड़ा छोटा कार्यकर्ता है दिनेश गुज्जर, उसकी भावनाएं ये थी कि शिवराज चौहान जो कमलनाथ जी पे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में खूब भ्रष्टाचार हुआ। दिनेश गुज्जर का कहना था कि वो तो पहले ही इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उन्हें कोई भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं। भ्रष्टाचार तो तुम जैसे लोगों ने 15 साल में अकूत दौलत कमाई और उसी भ्रष्टाचार की दौलत से विधायकों की खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार
गिराई। मेरा ये कहना है शिवराज जी, 15 साल के कार्यकाल में आपके घर से 2-2 मशीनें नोट गिनने की पकड़ाती। आपके हजारों एकड़ जमीन की सारी जानकारी मध्य प्रदेश के एक एक किसान को है। उस किसान की मत लो, उस गरीब किसान की। तुम्हारे 15 साल के कार्यकाल में किसान गरीब से गरीब होता गया। असली गरीब वो किसान है, उसकी मत लो। नकली गरीब बन के तुम्हारा भाई नरेंद्र भैया मास्टर, जिसके पास 15 एकड़ जमीन है जेत गांव में, मुझे पता है, आज से 6 साल पहले उन्होंने 4000 कुंटल गेहूं बेचा था। अरे भैया, ऐसा बीज कहाँ मिलता है? कौन सी खाद डाल दी शिवराज बाबू कि 15 एकड़ में 4000 कुंटल गेहूं पैदा हो गया? अरे ये मंत्र इन गरीब किसानों को दो तो किसानों का भला होगा, किसान की आत्महत्या रुकेगी। ये नकली गरीब बनने से जनता जानती है। 15 साल के कार्यकाल के बाद आपके चेहरे को नकार चुकी है। अब आप गरीब बनो, झूठा बनो, जो बनो, 28 के 28 चुनाव कांग्रेस जीतेगी। मेरा एक और कहना, पहली बार जब चुनाव लड़े थे शिवराज बाबू, आपने चुनाव के फार्म में क्या संपत्ति भरी थी और आज कितनी संपत्ति है? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक अभियान चला रहे हो, मैं गरीब, तो नरेंद्र तोमर की संपत्ति पूछ लो, नरोत्तम मिश्रा की संपत्ति पूछ लो, तुम्हारे जितने बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति पूछ लो कि पहले चुनाव लड़ते वक्त कितनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और आज कितनी संपत्ति। पोल खुल जाएगी शिवराज बाबू। मैं गरीब का अभियान यहीं फुस होकर रह जाएगा। छतरपुर जिले की बड़ा मल्हारा सीट के लिए साध्वी रामसिया भारती ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। साध्वी रामसिया भारती बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। रामसिया भारती ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया। समर्थकों का काफिला रामबाग आश्रम के पास से शुरू हुआ। काफिले में कई 4 पहिया व 2 पहिया वाहन शामिल थे। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी NR गोंड के समक्ष नामांकन पेश किया। इस मौके पर संभागीय एवं जिला कांग्रेस पदाधिकारी छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, राजनगर विधायक नाती राजा, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी, दमोह विधायक राहुल सिंह, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला, पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी जबेरा, चंदा रानी गौर पूर्व विधायक खरगापुर, पूर्व लोकसभा विधायक किरण अहिरवार, पूर्व विधायक प्रत्याशी तिलक सिंह लोधी शामिल थे। गौशालाओं का निर्माण, गौशालाओं के लिए निर्माण दिया उन्होंने, और ये किसानों का जो कर्जा था वो 26 लाख किसानों का कर्जा भी माफ हुआ है और निरंतर करने में लगे हुए थे। इतने में ये लोग इन लोगों से चले गए ये लोग, तो फिर ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, विकास तो हुआ है। आपके जुलूस में जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संबंध, तो हम सब लोग तरीके से आपने कई गाँव के दौरे किए हैं, दौरे में आपको क्या समझ में आ रहा है? जनता कितना आपको समर्थन कर रही है? जनता फुल समर्थन कर रही है, क्योंकि जनता का कहना ये है कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लालबर्रा तहसील के ग्राम रमरमा में प्रकृति की गोद में रमरमा जलप्रपात सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग बालाघाट और आसपास के जिलों से इस प्रकृति झरने को देखने आते हैं। इस झरने को इसके आसपास की हरियाली और भी अधिक सुंदर और आकर्षक रूप में देखने वालों के सामने प्रस्तुत करती है। जिला प्रशासन को इस जलप्रपात को आने वाले समय में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। आइए आपको रमरमा माइन बालाघाट जिले अंतर्गत में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे पर्यटन स्थल बना है। यहाँ पे एक झरना भी है। लोगों से भी जानकारी मिली कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं, अपने ज़िले के भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे झरना, पानी, वातावरण भी काफ़ी बिल्कुल हरियाली से संपूर्ण यहाँ पे यानी भरपूर है। आइए आपको यहाँ पे हम सभी चीज़ से अवगत कराए हैं और लोगों से भी कुछ चीज़ की जानकारी मिली। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ पे जब आप यहाँ झरने में आए हैं? प्रकृति का यह मनोरम दृश्य देखकर आनंद की बहुत ज़बरदस्त अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम प्रकृति गोद में आकर बैठ गए हैं। प्रकृति के इतना सुंदर मनोरम चित्र शायद कहीं और हो, और यहाँ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पर्यटन का बहुत ही सुंदर, अति शोभनीय रमरमा क्षेत्र, बहुत ही सुंदर प्रकृति
कि क्या यहाँ पे डेली लोगों का आना जाना चालू रहता है? जी हाँ, यहाँ पे कहना चाहिए लोगों का डेली ही आना जाना चालू रहता है और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से बालाघाट के लिए बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। का नाम? संपतबाई पटेल। जी, कहाँ रहते हैं? ये आपको रमरमा माइन के रमरमा गांव में आपको किन्ने बताया कि यहाँ पे अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ पे झरना है, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? आप पास वाले हैं तो हमको मालूम है। जी, और कैसा लगा आप लोगों को यहाँ घूमने में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। नाम शांतिलाल पटेल। जी, यहाँ रमरमा माइन में आने के लिए आपको किसने जानकारी दिया है यहाँ पे घूमने की? नागपुर से आए, इधर रिश्तेदारों के लोगों घर में। महाराष्ट्र रहते हैं आप? हाँ जी, महाराष्ट्र है। 300 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पे झरना घूमने के लिए आए? घूमने के लिए आए, रिश्तेदार के घर आए। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, देख करके बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने जिले वासियों को और आपके महाराष्ट्र में नागपुर में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश वही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कुछ प्रतिशत बढ़ाए, कुछ अनुशासन वाले अगले और कुछ यहाँ बनाए अच्छे से अच्छा देखने के लिए, तो शासन वाले उनको दे कोई सुविधा बनाए किसी तरह। जी, आपका परिचय? मैं युवराज दशहरे ग्राम भिंडारा से। जी, काम बालाघाट जिले से ही है? हाँ जी, बालाघाट जिले से। जी, आप यहाँ जो घूमने आए रमरमा माइन बालाघाट जिले अंतर्गत में, तो क्या महसूस किया आपने, क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा और इतनी सारी पब्लिक है कि और देखकर अच्छा लगा। और ऊपर में मंदिर है शंकर भगवान जी का, भोलेनाथ। और बीच में आने जाने का रास्ता थोड़ा ख़राब है। मैं यही क्षेत्र विधायक गुड्डा भैया से निवेदन करता हूँ कि ये रोड थोड़ा जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और अपने विधायक फंड से हो या मंत्री फंड से हो या मुख्यमंत्री योजना या प्रधानमंत्री योजना पर रोड थोड़ा जल्दी अर्जेंट बनाया। तो क्या लोगों को यहाँ पे रोजगार का भी कोई साधन मिल सकता है? हाँ, रोजगार का भी कोई साधन मिल जाएगा। और थोड़ी जगह की कमी लगी, नीचे में थोड़ा जगह ये होना चाहिए। हाथरस में हुई शर्मनाक कृत्य का देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग आरोपियों को सजा देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट जिले के उकवा में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने मार्च निकाली। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं के प्रति बढ़ते बलात्कार को लेकर कठोर कानून बनाने एवं कानून व्यवस्था में सुधार करने हेतु उन्होंने इस रैली का आयोजन किया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जैसे एक हमारी देश की बेटी जिसके साथ कुछ हैवानों ने इस तरह का दुष्कृत कार्य किया है, जिसका दर्द आज हम सबको महसूस हो रहा है और हम सरकार से अपील करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस रैली के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं, महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय को, कि वे भी एक दलित हैं और हमारे लिए वे बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा दलित राष्ट्रपति यहाँ पर विराजमान है। लेकिन आज हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझे, हमारे दर्द को समझे और सरकार में रह के अगर वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, हमारे जो ST SC OBC लोग हैं, वो किसके द्वार जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हम आपसे बहुत विनम्रता से और बहुत दिल से हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप हम लोगों की समझें, हमारी भावनाओं को समझें और जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोकने में आप हमारी मदद करें। सागर जिले की सुर्खी सीट के लिए पहला नामांकन पत्र दाखिल हो गया है। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री व सुर्खी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी राजपूत ने सुर्खी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनकी पत्नी सविता सिंह भी मौजूद थी। आपको बता दें कि सागर जिले के राहतगढ़ में अनुविभागीय कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया हो रही है। इस मौके पर भाजपा के अनेक नेता मौजूद थे, लेकिन नियमों का पालन करते हुए कार्यालय में सिर्फ 3 लोग ही दाखिल हुए। इस मौके पर परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि अब विधिवत चुनाव अभियान शुरू हो गया है। कमलनाथ द्वारा लगाए गए आरोप और चुनौती पर कहा कि मैं हर तरह से चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको उम्मीद है, किस तरीके से आप? बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने आज फॉर्म डाला है और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए मात्र 3 लोग हम लोग फॉर्म डालने गए थे। हमारे सारे समर्थक बाहर रुके थे और चुनाव अब
शुरू हो चुका है, क्योंकि शुरू तो था ही, मैंने जो कि फार्म भरा है, तो आज से विधिवत चुनाव अब चालू हो चुका है। 10 दिन 3 तारीख को जो है मतदान है। कल कमलनाथ आए थे और वो चुनौती भी देके गए आपको, कोई चेतावनी आपने सुना होगा, क्या कहना है आपको? मैं सारी चुनौती स्वीकार करता हूं और सुर्खी क्षेत्र की जनता ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने की समझ रखती है और 3 तारीख को मतदान के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योग की बात आती है तो बाबा रामदेव का ख्याल सबसे पहले ही सभी के मन में आ जाता है। योग गुरु कहे जाने वाले बाबा रामदेव अपने नए नए तरीकों से योग करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार करने की कोशिश की जहां वो असफल हुए। बाबा रामदेव हाथी के ऊपर बैठ प्राणायाम कर रहे थे कि वो हाथी के ऊपर से फिसल कर जमीन पर जा गिरे। ऐसे तो उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी, लेकिन उनके हाथी के ऊपर से फिसल कर नीचे गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मामला है अलीगढ़ का, जहां दिल्ली गेट क्षेत्र के कारखाने में मंगलवार को हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बुधवार की सुबह स्थानीय कांग्रेस के नेता विनोद पांडे अपने 2 समर्थकों सहित मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह बचाव कार्य चल रहा था वहां पर विनोद पांडे जोर जोर से चीख कर सरकार से इंसाफ मांगने लगे। इंसाफ दो की चीख से लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने टोकने की कोशिश की तो उनका सुर और तेज हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि कांग्रेसी नेता उस वक्त नशे में थे। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत किया। विनोद पांडे का कहना है कि वे सरकार से पीड़ितों के लिए इंसाफ मांग रहे थे। इस बात से नाराज होकर कुछ भाजपाइयों व उनके समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। टीकमगढ़ की पलेरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 19 वर्षीय आरोपी आनंद साहू लारोन निवासी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल जब्त की हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर आनंद ने बताया कि उसने हरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ मिलकर 4 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आरोपी आनंद साहू के घर से जब्त की गई हैं। वहीं जब पुलिस हरेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो फरार होने में सफल हो गया। फरार आरोपी हरेंद्र सिंह ठाकुर की तलाश जारी है। 2020 को फरियादी नंदकिशोर कुशवाहा निवासी टोरिया द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि वो दिनांक 27 तारीख को स्टेट बैंक पलेरा में किसी कार्य से आया था, तो मोटरसाइकिल MP 36 MH 7522 को बाहर रख कर गया था। जब उसने आकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पलेरा द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना पूरे द्वारा आरक्षक मनोज को सूचना दी गई कि एक CD डीलक्स जो स्टेट बैंक के पास से चुराई गई थी वो लारोन गांव का आनंद साहू नामक व्यक्ति उपयोग कर रहा तथा बेचने के लिए 2-3 लोगों से संपर्क किया है। उक्त सूचना से मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना को गंभीरता से लिया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी जतारा को स्वयं के मार्गदर्शन में एक टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया। तो श्रीमान अनुभागीय अधिकारी द्वारा मुझ थाना प्रभारी को नेतृत्व करने हेतु बताया गया। मैंने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें RD कुशवाहा, आरक्षक मनोज, आकाश उपनिरीक्षक आकाश रूसिया, आरक्षक घनश्याम, आरक्षक
अरविंद, आरक्षक एक और आरक्षक सतेंद्र, ये सब लोगों की टीम बनाई गई। तत्पश्चात लाहौर पहुंचे, आरोपी को हिरासत में लिया, आरोपी से पूछताछ किया। आरोपी ने उक्त गाड़ी आरोपी के घर से MP 36 MH 7522 को जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि उक्त गाड़ी मैंने स्टेट बैंक से चुराई थी और मेरे साथ में जो हरेंद्र ठाकुर नाम का व्यक्ति भी साथ में चोरी करता। 4 अन्य मोटरसाइकिलों को उन्होंने चोरी करना बताया। उक्त दोनों के साथ हरेंद्र और आनंद दोनों ने मिलकर उक्त 4 मोटरसाइकिलें और चुराई हैं अन्य, जो 1 मोटरसाइकिल गढ़चिरौली से, 2 मोटरसाइकिल नौगांव छतरपुर से, 1 मोटरसाइकिल यहाँ छोटी बस स्टैंड पलेरा से चुराई गई हैं। कुल 5 मोटरसाइकिल और 1 वैगनार कार मसरूका कुल 5 लाख रुपए का समथिंग है जब्त किया गया है। आरोपी हरेंद्र ठाकुर मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। 5 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ की गई हैं आरोपी आनंद साहू के कब्जे से और 2 मोटरसाइकिल 1 वैगनार कार ये आरोपी हरेंद्र के घर से की गई। मौके से वो फरार हो गया था आरोपी, तो उसके घर से जब्त की गई है। उक्त 4 अन्य गाड़ियों व 1 वैगनर गाड़ी पर इस्तेगासा क्रमांक का लक्ष्य कायम किया गया, धारा 41(1)(4) का, जाब्ता फौजदारी 379 का। यूपी के शाहजहांपुर में LLM छात्रा से यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आया है। पीड़ित लड़की अदालत में गवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुकर गई। इसके कारण उसके वकील ने ही लड़की को बयान से पलटने वाला घोषित कर दिया और उसके खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत अदालत में केस की एक अर्जी दाखिल कर दी। आपको बता दें कि पिछले साल 24 अगस्त को स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली LLM की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद चिन्मयानंद की 20 सितंबर 2019 को मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने 392 विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के सीमित समय के लिए चलेंगी। रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों की मांग पर 392 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है, जो लखनऊ, कोलकाता, पटना, वाराणसी जैसी जगहों से शुरू होंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान करते हुए क्योंकि ये सभी ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें होंगी, इसलिए इनकी स्पीड कम से कम 55 किलोमीटर प्रति। वहीं इन ट्रेनों का किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 10% से 30% तक ज्यादा होगा, यानी अन्य स्पेशल ट्रेनों के बराबर रहेगा। समाचार के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर। राजगढ़ में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज। निर्वाचन अधिकारी संदीप अस्थाना ने की कार्यवाही। सीएम शिवराज ने पेयजल योजना का किया शिलान्यास। 18 जिलों में 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर 127 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दिग्विजय सिंह ने की पन्ना जिले के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। शिवराज को लिखा पत्र। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत। सुबह बेहोश सड़क किनारे मिले थे 4 मजदूर। आप देखते रहिए ग्रामीण भारत चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।